मेरे चैनल के दर्शकों, श्रोताओं, सबको सादर सप्नम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक से एक शूरवीरों की, अज्ञात अनगिनत उन देशभक्तों की, क्रांतिकारियों की, नींव के पत्थरों की, मौन तपस्वियों की एक एक का चरित्र मैं आपके सामने ला रहा हूं संक्षिप्त में, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। आज भी मैं एक आपके सामने अपवाद भी है और विलक्षण भी है। रिचर्ड विलियम्स नाम सुन के ही आपको आश्चर्य हुआ होगा, नाम सुन के ही आपको लगा होगा कि ये क्रांतिकारी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का उस कड़ी में, श्रृंखला में, तो मुझे भी जब पढ़ा तो कुछ आश्चर्य हुआ। अपवाद हुआ करते हैं, विलक्षण भी हुआ करता है। मैं समझता हूं एक ऐसा ही अपवाद और विलक्षण रिचर्ड विलियम्स था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय वह एक अंग्रेज सैनिक था, कंपनी कमांडर था। उसका एक ऐसा जीवित ज्वलंत उदाहरण हमें मिलता है जिसने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी कृति से भारत के देशभक्तों के साथ वो खड़ा था। बहुत समय से भारत में वो रह करके देख रहा था, समझ रहा था और ये अनुभव कर रहा था कि कहीं तो भी अंग्रेज लोग भारत को गुलाम बनाए हुए हैं, अत्याचार कर रहे हैं, बहुत किस्म की ज्यादतियां कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए, भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए, हमें यहां से चले जाना चाहिए। जब कभी उसको अवसर मिलता, अपने लोगों को वो कन्विंस करने की कोशिश करता, लेकिन सैनिक था और कंपनी कमांडर था और ऊपर से जो ऑर्डर आता वो भी इंप्लीमेंट करता। वो उस सैनिक के नाते उसको एग्जीक्यूट करना ही था, इंप्लीमेंट करना था, आज्ञा का पालन करना था। अंग्रेज व ईसाई होने के बाद भी अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति का वो घोर विरोधी था। भारत ही नहीं, और भी देशों को जो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ है, ये गलत है, इस विचार का था। अंग्रेजी शासन किसी भी तरह से मिटना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, इस प्रकार का उसका विचार था। उसको बड़ी जल्दी से एक सुअवसर प्राप्त हो गया, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मिल गया। वो क्या, इसी कालखंड में उसने स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों का साथ दिया। एक घटना 10 मई 1857 की, मेरठ की, जब मेरठ के क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर हमला किया। लेकिन कुछ समय के बाद, ये घटना थोड़ी बाद की है, ये उन क्रांतिकारियों के ऊपर, जब वो सैनिक छोड़ रहे थे, कुछ भारतीय सैनिक सेना को छोड़ करके क्रांतिकारी बन रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे। उस समय ऊपर से इसको ऑर्डर मिला कि भाई इन सैनिकों को जो छोड़ के जा रहे हैं, इन पर गोलियां बरसाई जाए, इनको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, खामोश रहा, चुप रहा।
ऐसा उसने नहीं किया, छोड़ा भी नहीं, उनके साथ भी नहीं हो लिया, परंतु उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। नेचुरली उसको फिर कोर्ट मार्शल भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, उसको बुलाया गया, उसकी कंप्लेंट हुई, बुलाया गया, और एक अंग्रेज ऑफिसर एडजुटेंट कार, उसने जब ये कहा कि भी तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ अब तुम्हें क्या दंड दिया जाए, तुम्हारी सजाए मौत भी हो सकती है, बड़ी भयंकर मौत हो सकती है तुम्हारी, तुमने अंग्रेजों के माथे पर कलंक लगा दिया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, तुमने गद्दारी की है, वगैरह वगैरह जो भी वो बोल सकता था। परंतु ये चूंकि कोई एकदम इमोशनल होके तो ऐसा उसने नहीं किया था, बड़ी देर से ये भांप रहा था, सोच रहा था, और इस विचार का बन रहा था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मैं क्या योगदान दे सकता हूं, मैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के कहां काम आ सकता हूं। उसने हल्की गालियां दी, हल्की भाषा का प्रयोग किया। तो इसने जो कॉल पर, कंप्लेंट पर वहां गया था, रिचर्ड विलियम्स ने एडजुटेंट को गोली मार दी, वो वहीं ढेर हो गया। और इसके बाद उसने स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देना आरंभ कर दिया। उसने दिल्ली आके देखा कि दिल्ली भी अंग्रेजों ने फिर से अधिकार कर लिया है, और बहादुर शाह जफर की सेना को जमुना में नाव पर फौजियों को पार कराने का काम उसमें सहयोग किया। अब इसके सामने प्रश्न था, ये ना तो अंग्रेजों की अब सेना में था, ना ही क्रांतिकारियों के साथ ये कहीं मिला था अभी। तो इसने ये सब जब हो गया तो एक रुइया के नरेश थे, रियासत थी रुइया, उसके नरेश थे नरपति सिंह। उनको पता चला कि ऐसे ऐसे एक अंग्रेज ऑफिसर ने ऐसा किया है, और उसने वहां की फौज को भी, बहादुर शाह जफर की फौज को भी बचाने के लिए नाव पर चढ़ा करके किसी भी तरीके से पार कराने के लिए सहयोग किया है। तो नरपति सिंह ने निमंत्रण दिया और उसको अपने पास बुला लिया। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, दिल्ली के साथ साथ अंग्रेजों ने कानपुर और लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। ये 1857 में कुछ उनसे मिल गए थे, कुछ वापस जा रहे थे, और क्रांतिकारियों को थोड़ा सा वो सेकंड फेज देखनी पड़ रही थी। बहुत कुछ जीता हुआ एक एक करके बाहर वापस भी जा रहा था। उसमें जो अपने ही राजे रजवाड़ों का जो रोल रहा वो बड़ा कष्टकारक है। दोबारा से अंग्रेजों को स्टैब्लिश करने के लिए हमारे उस समय के राजे रजवाड़ों ने और अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने जो रोल प्ले किया, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इतिहास से कुछ सीखना है तो यही बातें सीखी जा सकती हैं ना। अब दिल्ली कानपुर जीतने के बाद उसने, अंग्रेज सेना ने रुइया का जो किला था, क्योंकि ये तो उन्नाव की ओर बढ़ चला था दिल्ली छोड़कर, कोई अता पता नहीं था क्या होना है। उन्नाव के इलाके से ही रुइया के किले में जब ये हो गया, चूंकि नरपति सिंह जो थे उनके साथ इनका समझौता हो चुका था, अपने पास बुला लिया हुआ था। अब ये रुइया के किले की जिम्मेवारी जो थी वो रिचर्ड विलियम्स को दी गई, और रिचर्ड विलियम ने वो जिम्मेवारी बहुत अच्छी तरह से निभाई। ब्रिगेडियर एड्रियन होप ने घेरा डालकर इस किले को फतह करने के लिए कई तरह की तोप के गोले दागे, गेट खोलने की कोशिश की, ना गेट खुला। इस बीच में रिचर्ड विलियम ने क्या किया, किले के अंदर से ही एक बहुत बड़े वृक्ष पर चढ़कर
उसने वहीं से ब्रिगेडियर एड्रन होप को निशाना बनाया। निशाना अचूक था, पहली ही गोली के अंदर वो वहीं गिर गया और कुछ समय के बाद वो प्राण त्याग दिए। उसने भारत की धरती से वो कहीं और किसी यात्रा पे निकल पड़ा। अब सैन्य को बड़ा गुस्सा था और वो जीतते आ रहे थे, लेकिन ये किला उससे नहीं जीता जा सका था। अब स्थिति में कुछ सुधार आने के बाद अंग्रेज लोग वहां से तो निकल गए, फाटक को भी नहीं खोल सके। और रिचर्ड ने अपनी कुशलता से, बुद्धि से, अचूक निशाने से और कंपनी कमांडर के कारण युद्ध क्षेत्र में भी वो धनी था, युद्ध विद्या में भी धनी था, ये सब चल ही रहा था। लेकिन एक दुर्भाग्य क्या होता है कि हमारे ही समाज के अनेक प्राणियों के द्वारा और राजा रजवाड़ों के द्वारा जो उनको दोबारा से फिर से अंग्रेजों को जो सफलता मिलने लगी, अब अंग्रेज अधिकारी ये चाहते थे किसी भी तरीके से विलियम रिचर्ड जो है वो हमारे हाथ में आए। नेचुरली उनका गुस्सा अपनी जगह ठीक था, हम उसको कड़े से कड़ा दंड देंगे, बहुत बुरी मौत मारेंगे उसको, वगैरह वगैरह मैसेज जाते थे। और मैसेज बड़े थोड़े से विनम्र होते थे, कोई बात नहीं, तुम हमारे अपने ही भाई हो, गलती हो गई, पर चलो तुम अपनी गलती मान लो, हम तुम्हारी पोस्ट कंपनी कमांडर की दोबारा से तुम्हें रीइंस्टेट कर देते हैं, फिर से उस पर तैनात कर देते हैं, और तुम्हें गलती हो गई, तुमसे हो गई होगी अनजाने में। इस तरह की बड़ी सुगर कोटेड स्टेटमेंट के लिए मैसेज उस तक, रिचर्ड विलियम तक जाने लगे कि आप, इनकी इच्छा थी कि वो याचना करे और हम उसको माफ कर देंगे, हम इसको तूल नहीं देंगे। रिचर्ड विलियम ने न क्षमा याचना की, ना वो पेश हुआ, और क्रांतिकारियों कि वो स्वतंत्रता संग्राम की सफलता भी कुछ असफलता में परिवर्तित हो रही थी, उससे भी निराश नहीं हुआ। एक बहुत बड़े विजन के साथ, मिशन के साथ ये व्यक्ति लगा था कि कोई बात नहीं, असफलता हो गई, लेकिन ये अंग्रेजों का यहां रहना गलत है। इसलिए उसने उन्नाव का क्षेत्र, इस सारे ओहोपो में कि क्या किया जाए, उन्नाव के क्षेत्र पर नजर थी, क्योंकि उसी किले पर से वो अंग्रेजी फौज हारी थी, बुरी तरह से हारी थी, और इसने मारा भी था एक अंग्रेज ऑफिसर को, तो वहीं पर नजर थी। वहां से गांव, गिरी, कंदराओं, पहाड़ों से होता हुआ उन्नाव को इसने छोड़कर कहीं और चला गया, अज्ञात क्षेत्रों में चला गया। कहां गया, कब तक जीवित रहा, क्या करता रहा, इसका आभास अंग्रेजी सेना अधिकारियों को नहीं हो पाया। आखिर तक उसकी कोई सूचना नहीं मिल पाई, इसके आगे इसका पता भी नहीं चला। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ये ऋषिकेश में सन्यासी बनके आखिर के दिनों में रहा, लेकिन कोई ऑथेंटिक जानकारी इसके लिए, जैसे सुभाष बाबू के लिए कई तरह की जानकारी मिलती है कि उस एयर क्रैश में वो ना होकर कितने साल वो और जिए और कहां कहां रहे, ऐसे ही रिचर्ड विलियम्स का ये कृष्माई कारनामा, और बिल्कुल उन क्रांतिकारियों की तरह ही जीवन हथेली पर रखकर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय लेने वाला, आचरण करने वाला, व्यवहार करने वाला, उसको अपनी कृति में परिवर्तित करने वाला रिचर्ड विलियम। मैंने शुरू में कहा था कि अपवाद और विलक्षण अगर कहीं होता है तो हमें उसको भी स्वीकार करना चाहिए। वो भले ही अंग्रेज था या ईसाई था या विदेशी था,
परंतु उसने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो लीग से हट करके पूर्ण समर्पित भाव से जो किया, वो सारे का सारा प्रशंसनीय था, वंदनीय था। आज जिस क्रांतिकारी को मैंने आपके सामने रखा, मुझे लगता है कि न्याय संगत यही होता है, इतिहास जैसा है जो है वो आपके सामने रखा जाए। लेकिन हमें बताया गया कि स्वतंत्रता 2 लोगों के प्रयास से मिली है। ये हर बार मैं इन बातों को दोहराता हूं, विचार करिए जरा। अनगिनत, अज्ञात संख्या नहीं, अनगिनत है, और इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। ऐसे 1857 से 1947 तक, वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, मैं कम से कम 80-85 ऐसे क्रांतिकारी आपके सामने रख चुका हूं जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। सिंध के राजा दाहिर से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक मेरी कोशिश रहेगी कि वो 40, 50, 400-500 क्रांतिकारी मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।